अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स पाकिस्तान स्टडीज़ से कंप्लीट कोर्स के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम इस सिलसिले में एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक टॉपिक ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन काफ़ी बड़ा इन्होंने हॉराइजन सेलेक्ट कर लिया। पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मीन्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपके सामने जो होता है वो है रोड। सबसे ज़्यादा रोड सामने होती है आपके। उसके बाद ट्रेन और एयर ट्रैवल आपके सामने होता है। आपके सामने आम तौर पे जो एक बहुत बड़ा मीन है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मीन है ट्रेड के लिए, वो आपके सामने नहीं होता। वो है वाटरवेज थ्रू सी एंड समटाइम्स थ्रू रिवर्स। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि हमने शुरू किया था ठीक, बहुत सारी चीज़ों में ठीक शुरू किया था, लेकिन ठीक ख़त्म नहीं कर सके हम। क्या मतलब हुआ? एशिया या शायद साउथ एशिया की सबसे पहली मोटरवे पाकिस्तान में बनी थी, और उसके बाद पूरी नहीं कर सके हम अभी तक अपनी मोटरवे के नेटवर्क को। पूरी दुनिया ने बना लिया, हमारे बाद पूरी दुनिया ने बना लिया, हमारे साउथ एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ ने बना लिए, लेकिन हम जो है उसको ख़त्म नहीं कर सके अपने प्रोजेक्ट को। अभी भी हमारा कराची से सक्कर बहुत बड़ा पैच है, वो मोटरवे से कवर्ड नहीं है। तो ये ट्रांसपोर्ट किस काम आती है? अच्छा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किस काम आता है? आप तो गई हैं ना, रोड बाय रोड पाकिस्तान का ट्रैवल किया आपने, भी कुछ ना कुछ किया है। कराची से सक्खर तक जाना कितना मुश्किल काम है। बंदा रो जाता है, और घबराहट अलग हो रही होती है उसको, क्योंकि वो 2 लेन ट्रैफिक हो जाता है, और उसमें अगर हल्का सा भी कहीं कोई ब्रेक आया तो बस। और सड़क के हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि वो। तो रोड ज़रूरी क्यों है, या ये कह लें कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्यों ज़रूरी है? अनाबिया। इधर आ जाएं, क्यों ज़रूरी है? बताएं बताएं, रुके हुए क्यों हैं? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मुझे नहीं आ रही तो माइक में। क्या कहा आपने? ट्रेडिंग में रोड्स का क्या रोल होता होगा? पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जहाँ कोई चीज़ बनती है, सारी की सारी वहीं नहीं बेचनी होती है आपको। पंजाब के गांव में गंदम बनी, कराची में बेचनी है, तो अब क्या करेंगे? पहुंचाना होगा। अगर रोड ख़राब होगी तो गाड़ी वाला ज़्यादा पैसे लेगा, बहुत दफ़ा नहीं भी पहुंचा सकेंगे। ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पे कि रोड नेटवर्क अच्छा नहीं होता, वहाँ नहीं भी पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा पाते। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है, वो किसी भी मुल्क के लिए, उसके एक एक इंडिविजुअल के लिए कई कई तरह से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि ट्रेड, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, यानी या आपको बड़े बड़े तिजारती यूनिट्स को भेजना हो मुल्क से बाहर, या आपको एक गांव से दूसरे गांव सामान भेजना हो, हर सूरत आपको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तो चाहिए ही। ठीक है। जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किसी मुल्क का होता है, समझ लें उसकी प्रोडक्शन उतने ही गुना बढ़ जाती है, या उतना ही उसके ऊपर जो है वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आता है। गांव से छोटे शहर में आएगी, छोटे शहर से बड़े शहर में जाएगी, एक मंडी से दूसरी मंडी जाएगी, मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ सेल होती है। फिर इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए भी सामान को, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में कैसे जाएगा? माइन कहीं है, इंडस्ट्री कहीं है। वैसे तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि माइन इंडस्ट्री माइन के करीब लगाई जाती है, लेकिन बहुत दफ़ा नहीं भी होता। फिर सबसे आखिरी बात कि दुनिया भर में सामान भेजने के लिए जो जगह इस्तेमाल की जाती है वो समंदर है, जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। अब समंदर हर शहर के करीब तो नहीं होगा। फैसलाबाद में प्रोडक्शन हो रही है,
और समंदर के ज़रिए ट्रेड करनी है तो कहाँ भेजेंगे? कराची भेजेंगे। कराची किस तरह से भेजेंगे? रोड से भेजेंगे। फिर समंदर से भेजने के लिए भी आपको अपना अपना एरिया डेवलप करना पड़ता है। तो बारी बारी हम उससे बात करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में टॉपिक जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ है। तो पाकिस्तान रेलवे से बात करते हैं। रोड नेटवर्क में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रेलवे है। रेलवे क्यों इम्पोर्टेंट है? रेलवे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रेलवे ट्रक से सस्ता पड़ना चाहिए है, क्योंकि एक ट्रैक बिछा हुआ है, उस पर फ्रिक्शन लेस गाड़ी चल रही है, इसका फ्यूल कम खर्च होगा। हम जब सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो हमारा रास्ते में रुकावटें भी आती हैं, कभी एक्सीलरेट करते हैं, कभी ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि कभी कोई गाड़ी सामने आती है, कभी गाड़ी से हट जाती है सामने से। हमारी जो फ्यूल एवरेज कंजम्पशन है रोड की, उसमें और ट्रेन की फ्यूल एवरेज कंजम्पशन में बहुत फ़र्क होगा। ट्रेन सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो पाकिस्तान में रेलवे का एक जाल बिछाया गया था, आज से पता नहीं कितने, ऐसा लगता है सदियों पहले। बुनियादी तौर पे उसका जो डिज़ाइन था वो अंग्रेज़ ने पेश किया था, अंग्रेज़ ने बिछाई थी वो ट्रैक्स, और वही ट्रैक्स चल रहे हैं, समझ लें। कहीं कहीं हमने उसको अपग्रेड किया है, बहुत सारी जगहों पे वही चल रहे हैं। ट्रैक्स की विड्थ पहले कुछ और होती थी, अब कुछ और होती है। पुराने ट्रैक्स की अलग विड्थ थी, उस पर अलग तरह की गाड़ियाँ चलती थी। नई गाड़ियाँ नए ट्रैक्स की विड्थ चौड़ाई मांगती हैं। फिर ट्रैक्स कितने मजबूत हैं, वो जब गाड़ी उस पर से गुजरती है तो वो हिलते तो नहीं है। उस पर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे ट्रैक्स बने हुए हैं, कितने सिक्योर ट्रैक्स बने हुए हैं, कि उस पर कितनी स्पीड से गाड़ी जा सकती है। आप कराची से लाहौर जाते हैं, आपको कितनी देर लगती है? 24 घंटे लग जाते हैं। 18, 20 22 से तो कम नहीं लगते। प्लान्ड है कि जी 18 घंटे लगने चाहिए अगर अपनी पूरी स्पीड से चले हमारी ट्रेन। क्यों? क्योंकि कई जगह हमारी ट्रेन गाड़ी से ज़्यादा स्लो चल रही होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रैक्स अच्छे नहीं हैं, ट्रैक्स बहुत ख़राब डले हुए हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ML1 प्रोजेक्ट। ये पता नहीं कितने डेकेड से ऑन हुआ है, डेकेड से चल रहा है कि हम ये बनाएंगे, अभी तक बना नहीं सके। ML1 प्रोजेक्ट में हमने क्या किया कि अपने इसी ट्रेन ट्रैक्स के साथ एक और ट्रेन ट्रैक बिछाएंगे, जो कि मॉडर्न ट्रेन ट्रैक होगा, जिस पे हमारी गाड़ी 160 की रफ्तार से जाएगी, किलोमीटर पर सेकेंड पर मिनट पर आवर। अगर हमारी गाड़ी 160 पे जाने लगे तो आप सोचें हम कराची से लाहौर 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। सोचें आप कि कराची से हम खानपुर 10 घंटे में नहीं पहुंचते गाड़ी से। अपनी गाड़ी से जाते हैं 12-13 घंटे लगते हैं। हम 10 घंटे में लाहौर पहुंच जाएंगे। तो कितना इजी, कितना टाइम सेविंग हो जाएगा अगर ये हमारा ट्रैक बन जाए। पूरी दुनिया ने बना लिए हैं एडवांस ट्रैक्स, मॉडर्न ट्रैक्स, हमारे पास नहीं बने हुए। तो टाइम बचने के साथ साथ फ्यूल बचेगी ना। एक गाड़ी 24 घंटे चल के एक जगह पहुंच रही है, वही गाड़ी 10 घंटे में पहुंच गई तो कम वक्त में पहुंच गई ना, तो कम फ्यूल खर्च हुई और सस्ता हो जाएगा ट्रैवल ट्रेन का। समझ में आती है बात? अगर ट्रेन का ट्रैवल सस्ता हो गया तो लोगों का भी एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत आसान हो जाएगा, और सामान का भी सारे के सारे लोग कहेंगे सामान ट्रेन से भिजवाओ भाई। तो स्पेशल ट्रेन चलेंगी जिसके अंदर के सिर्फ सामान लोड होगा, ठीक है, जिसको माल बरदार ट्रेन कहते हैं। तो रेलवेज पाकिस्तान के कराची से लेकर पेशावर तक फैली हुई हैं। ज़ाहिर है पहाड़ी इलाकों में नहीं है। रेलवेज का मैप मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। देख लें भाई आप लोग भी एक नज़र। ये देखिए जनाब, हमारा ये ट्रैक कराची से शुरू हो रहा है, हैदराबाद सिंध के इंटीरियर से होता हुआ, पंजाब से होता हुआ, फिर पंजाब में मज़ीद फैल रहा है और यहाँ तक कि पेशावर तक पहुँच गया। और इधर देखें तो ये यहाँ से आपके ईरान की तरफ जा रहा है, कोयटा से होता हुआ।
तो ये ट्रैक हमारे पास बिछा हुआ है जो कि बहुत पुराना है, बहुत फरसुदा है और बहुत ज़्यादा रफ्तार से नहीं चल पाता। तो एक तो ये है, हमारी ट्रेन का ट्रैक ख़राब है, हमारी ट्रेन की इंजन्स ख़राब हैं, हमारी ट्रेन की बोगीज़ ख़राब है, पुराने ज़माने की हैं। अगर आप एक ऐसे मुल्क में भी जाएंगे ना जो पाकिस्तान से कम डेवलप्ड है, वहाँ भी ट्रेन में बैठ के आप कहेंगे वाह यार, ये तो किसी हम 5 स्टार होटल में आ गए क्या, हमें तो वो 5 स्टार ही लगता है। पिछले दिनों मैं देख रहा था ईरान का ट्रेन का सिस्टम, तो वो नहीं है वो वाइल्डर लेंस विद अबरार, घूमता रहता है वाइल्ड लेंस विद अबरार, वो बाइक पे घूमता है पूरी दुनिया में इधर से उधर, पाकिस्तान का बंदा है। तो वो ईरान गया था, ईरान में भी वो ट्रेन में बैठा, मैंने कहा वाह क्या ट्रेन है, क्या ज़बरदस्त, मतलब यकीन नहीं आता। कि ईरान के बहुत ख़राब हालात हैं, ईरान पे तो पाबंदियाँ लगी हुई हैं ज़मानों से। तो हमारे ट्रेन के ट्रैक्स ख़राब हैं, इंजन्स ख़राब हैं, बोगीज़ ख़राब हैं, सब कुछ ख़राब है, सिस्टम बहुत पुराना है। ये मुख्तलिफ़ चौड़ाइयों को मुख्तलिफ़ गेज कहते हैं। तो हमारे यहाँ तीनों तरह के गेज की ट्रैक्स पड़े हुए हैं, कहीं मल्टी गेज है, कहीं मीटर गेज है, कहीं नैरो गेज है। मल्टी गेज जो है 5 फुट 3 इंच चौड़ा ट्रैक है, मीटर गेज जो है वो 3 फुट 3 इंच चौड़ा ट्रैक है, और नैरो गेज जो है वो 2 फुट 6 इंच चौड़ा ट्रैक है जो कि अब बंद हो गया है। हमारे यहाँ ट्रेन के एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सुना है आपने? क्यों होते हैं? कोई इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बाकायदा नहीं इन प्लेस के, यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, यहाँ से दूसरी ट्रेन आ रही है, भाई इस वाली ट्रेन को रोक दो। बड़े फरसूदा से निज़ाम है, उसके ज़रिए से ट्रेनों को रुकवाते हैं, क्योंकि एक ही ट्रैक पे चल रही है ना ट्रेन, पीछे से दूसरी आ रही है तो ये वाली पहले साइड में होगी, फिर वो वाली आगे निकलेगी, इस तरह से होता है। बाज़ औक़ात एक ही ट्रैक पे आने और जाने वाली दोनों ट्रेन चल रही होती हैं, तो जब उनको आमने सामने आना होता है तो उनको एक को दोनों को रुकना होता है, एक को दूसरे साइड में ट्रैक पे होना होता है, साइड ट्रैक्स बने हुए, फिर दूसरी गुजरती है, फिर पहली वापस रिवर्स होकर फिर अपने ट्रैक पे आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो आपस में धड़म करके टकरा जाती। यही तरह से एक रेलवे सिस्टम जो है वो शहर के अंदर भी होता है, इसको ट्राम कहते हैं। ये शहर के अंदर सर्कुलर रेलवे चलती है, यहाँ से चलती है आपस यहीं पे ख़त्म होती है और पूरे शहर को कवर करती है। ये भी बहुत सस्ता ट्रैवल का तरीका है। तो ये भी कराची में एक ज़माने में चला करती थी, अब वो भी बंद हो चुकी है, ज़माना हुआ उसको। तो बहुत ज़माने से सुनते आ रहे हैं कराची में सर्कुलर रेलवे दोबारा शुरू करेंगे, कराची में सर्कुलर, कोई शुरू नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं शुरू करते, वल्लाह आलम। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जी ड्राई पोर्ट का। ड्राई पोर्ट क्या होती है? पोर्ट का मतलब समझते हैं? बंदरगाह, समंदर की वो जगह जहाँ से कि हम सामान को भेजते हैं दूसरे मुल्कों में, जहाज लंगर अंदाज होते हैं। तो पोर्ट ड्राई कैसे हो सकती है ईमान बाजी? पोर्ट पे जो फैसिलिटीज है ना, वो क्या है? सामान एक्सपोर्ट करने वाला या इंपोर्ट करने वाला पोर्ट पे एक अथॉरिटी होती है, कस्टम अथॉरिटी, उनके पास पहुंचाता है। वो सामान को चेक करते हैं, फिर उस पर अपनी सील लगाते हैं, फिर कहते हैं ओके सामान जाने के लिए ठीक है, हमने चेक कर लिया, इसकी ड्यूटीज पे हो गई हैं। जो सामान आता है वो उसको चेक करते हैं, उसके बाद वो रिलीज करते हैं, ओके जी हमने चेक कर लिया, ये सामान अंदर आने के लिए तैयार है। बहुत से एक्सपोर्टर्स को अपना सामान बनाकर पैक करवा कर कराची भेजने में ज़्यादा मेहनत लगती है कि वो यहाँ अपनी पूरी टीम भेजें, जो यहाँ पे पोर्ट में आकर पोर्ट वालों से डील करें कि सामान हमारा क्लियर करो ताकि वो आगे जा सके। तो इसके लिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं वहाँ पे ड्राई पोर्ट का इंतजाम किया गया है। मतलब ये कि वहाँ पे वो जगह बना दी गई हैं जहाँ पे वो अपना एक्सपोर्ट वाला सामान ले आएँ, उस सामान की जांच पड़ताल होकर उसको सील कर दिया जाए कि यस हमने ओके कर दिया, अब ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब ये समंदर के नहीं कराची तक आएगा और यहाँ से इसको कस्टम से दोबारा क्लियरेंस नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये जगह जो कि चूँकि ज़मीनी जगहों पे बनाई गई है, इंटरनली बनाई गई है, मुल्क में अंदर बनाई गई है, समंदर पे नहीं बनाई गई, इसलिए इसको ड्राई कहते हैं। ठीक है, इससे फॉरेन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। कराची पोर्ट पे वर्कलोड कम हो जाता है। ठीक है, सारा काम यहीं करेंगे, इंतजार होगा नहीं, यहाँ से काम होके आ गया, जो भी चेकिंग होनी थी हो गया, आप भेज दो बस आगे। अच्छा, पाकिस्तान का रोड नेटवर्क जो है उसका मैप देख लें एक नज़र। ये देखिए, अब रोड नेटवर्क पाकिस्तान का ज़ाहिर है रेलवे से बेहतर है क्योंकि हर आम और ख़ास रोड इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी ये कराची से लेकर और सक्खर तक ये अभी हमारा मेजर बॉटल नेक है। बॉटल नेक क्या है कि सारी रोड गाड़ियाँ यहाँ आके फंस जाती हैं। यहाँ से ऑनवर्ड्स हमारे मामला बहुत बेहतर हो गए।
मोटरवेज बन गई हैं। ये सक्खर से आपके लाहौर कहाँ गया, ये रहा, सक्खर से लाहौर तक, और फिर ये यहाँ से फैसलाबाद तक, और आपके इस्लामाबाद तक, लाहौर से इस्लामाबाद ये रही, डायरेक्ट इस्लामाबाद ये रही। तो ये कई रोड्स बन गए। फिर इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर कहाँ गया, अच्छा इस्लामाबाद तक पहुँचाया ही नहीं, इस्लामाबाद तक पहुँचा दिया मैंने, हाँ पहुँचा दिया। पेशावर कहाँ गया, पेशावर कहाँ गया, ये रहा इस्लामाबाद से पेशावर। यही तरह से कोस्टल हाईवे ही बन गई है, उस पर भी आप गई नहीं है। कोस्टल हाईवे वो यूं यूं जाती है गवादर तक। अच्छा आप गई थी, आप नहीं गई थी, ठीक है। तो हमारे रोड नेटवर्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो मेन आर्टरी है वो ख़राब है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट ऑफ द रोड इज़ वेरी डैमेज्ड। मेन जो सड़क, ये मेन सड़क है जो पूरे मुल्क में चल रही है, उसका ये वाला हिस्सा ख़राब है, बहुत ख़राब हालत में। इसकी वजह से कहीं से भी सामान बेचते हैं यहाँ पे आके फंस जाता है सामान। अगर ये सही हो जाए तो हमारे ट्रैवल टाइम में, रोड ट्रैवल टाइम में, कराची से इस्लामाबाद पहुँचने में रोड ट्रैवल टाइम में काफ़ी कमी आ जाए, यानी -3 to 5 आवर्स हो जाए, अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, और हमारा दूसरा मसला क्या है कि ये हमने मेन आर्टरीज तो अच्छी बना ली हैं, इसमें से जो सब रोड्स निकल रही हैं, इसमें से जो नीचे रोड्स निकल रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं बनी हुई। तो ये जो छोटी रोड्स अगर ख़राब होंगी तो मेन रोड तक पहुंचाने के लिए फिर एक मसला कि ये इतना बुरे हालात के साथ सामान यहाँ तक पहुँचेगा। तो हमें ना सिर्फ अपनी मेन आर्टरीज ठीक करनी है, हमें अपनी छोटी रोड्स भी ठीक करनी है। बहरहाल तो ये हमारा कहलाता है मोटरवे का नेटवर्क, मेन मोटरवे का नेटवर्क। एक लाहौर से रोड और चलती है, कहाँ गया लाहौर, लाहौर से एक लाहौर से रोड और चलती है जो बनाई गई थी बहुत पहले, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक। उसको कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है। ये पुरानी रोड है, ये मोटरवे से पहले की है, इसका भी वही हालात है, टूटी फूटी थी, ठीक है। तो मोटरवे होने का फ़ायदा मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रफ्तार में पाकिस्तान में अगर मोटरवेज बन जाएंगी तो बहुत ज़्यादा रफ्तार में सामान पहुंच जाएगा। इसकी वजह से हमारी फ्यूल कॉस्ट बहुत बचेगी और ट्रैवलिंग कॉस्ट और टूरिज़्म भी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। रोड नेटवर्क अच्छा हो गया ना, टूरिज़्म बहुत बढ़ जाएगा। अगर मुझे पता चले कि यार मैं 15 घंटे में लाहौर पहुंच सकता हूँ तो फिर तो मैं हिम्मत करूँगा एक गो में पहुंच जाऊँगा। अभी तो लाहौर पहुंचने में एक गो में नहीं पहुंच सकते, उसकी वजह ये पैच है। ये पैच बन जाए तो हम बहुत इजीली सोचें इसे सफ़र करने का। ऑल्दो कि यहाँ से यहाँ तक जो मोटर बनी है इससे भी बहुत बढ़ गया है ट्रैवल, रोड ट्रैवल बहुत बढ़ गया है, बहुत लोगों ने जो है वो सफ़र करना शुरू कर दिया है और उससे हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा पहुँचा है। अच्छा, एक रूट जो है हमारा जिसकी हम बात करेंगे वो है एयर रूट्स। एयर रूट्स के लिए सड़क बनी होनी ज़रूरी नहीं है, एयरपोर्ट हो बस, जहाज़ ठीक हो तो सब जगह जा सकता है। कैसी भी सड़क है, कैसे भी बंदरगाह है, कैसे भी ट्रेल के नेटवर्क्स हैं, कैसे भी ट्रैक्स बिछे हुए हैं, लेकिन आप एयर ट्रैवल तो कर ही सकते हैं। तो पाकिस्तान में एयर ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले जो इदारा बनाया गया वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है। पीआईए गवर्नमेंट ने बनाई थी और गवर्नमेंट ने फ्लीट खरीदा था। एक दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन थी पीआईए जब बनी थी। जब पीआईए बनी थी पूरी दुनिया में सबसे अच्छी एयरलाइन पीआईए कहलाती थी। लोग कहते थे आप जाना है तो बस पीआईए में जाना है। उसके बाद गवर्नमेंट के इदारे जैसे चलते हैं वैसे चली और आज जो पाकिस्तानी भी कहते हैं भाई पीआईए में नहीं जाना यार। तो अब फिर पाकिस्तान पीआईए को बेच के प्राइवेटाइज कर रहा है कि शायद इसके हालात कुछ बेहतर हो जाएं। ठीक है, पीआईए ने तो जहाज़ मुहैया करना है ना, इसके अलावा भी जहाज़ उड़ाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं जो पाकिस्तानी भी मजीद कंपनियां खुल गई हैं। मसलन कोई नाम पता है आपको? शाहीन खुली थी, फिर एयरसेल है और भी बहुत सारी हैं, अभी ध्यान में नाम नहीं है। बहुत सारी हमारी पाकिस्तानी एयरलाइन है। उसके अलावा इंटरनेशनल एयरलाइंस भी पाकिस्तान में चलती हैं, दूसरे मुल्कों से पैसेंजर उठा के हमारे मुल्क में लेके आती हैं, हमारे मुल्क से उठा के दूसरे मुल्क में लेके जाती हैं। एमिरेट्स का हमारे यहाँ बहुत जोर है। हमारे यहाँ इत्तेहाद है जो सऊदीया की है, सऊदीया की है, दुबई की है, पता नहीं कहाँ की है। इत्तेहाद है, हमारे यहाँ सऊदी एयरलाइन है,
फिर हमारी टर्किश हैं, कतर की है, कतर एयरवेज़ बहुत मशहूर है दुनिया भर में, क्योंकि बहुत लग्जरियस एयरलाइन है। तो ये सब हमारे मुल्क में मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे अपने जहाज़ उतारते हैं, यहाँ से पैसेंजर्स को लेके वापस दूसरे मुल्कों में लेके जाते हैं। हवाई जहाज़ से कुछ गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, हालांकि हवाई जहाज़ बहुत एक्सपेंसिव है। गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे सस्ता कौन सा नेटवर्क है? इंटरनली ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करो और एक्सटर्नली जहाज़ से, पानी के जहाज़। तो पाकिस्तान में कौन कौन से बड़े एयरपोर्ट हैं, कुछ नाम पता है आप लोगों को? पाकिस्तान के जहाँ एयरपोर्ट होंगे हवाई जहाज़ वहीं जाएगा ना। तो कराची के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से कराची, पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक है, जो भी कैपिटल है ना, ये बड़े हैं। पेशावर के एयरपोर्ट तो ऑलमोस्ट आप समझ लें जैसे एक बस अड्डा लगता है। पेशावर जहाज़ ज़मीन पे खड़ा होता है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और एक कमरा आता है और उस कमरे के बाहर एयरपोर्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पेशावर हो गया। और कहाँ कहाँ है? कोयटा, और मुल्तान में भी एयरपोर्ट है। हम्म छोटे छोटे एयरपोर्ट बहुत सारी जगहों पे हैं, छोटे छोटे। आपका गवादर पे, और आपके रहीमिया खान, या रहीमिया खान में है, यहाँ रहीम यार खान। केपीके में एयरपोर्ट बनाना मुश्किल है, तो पेशावर में है वहाँ पे। उसके अलावा कुछ एयरपोर्ट्स जो हैं छोटे छोटे से एयरपोर्ट्स ऊपर के इलाकों में, बिल्कुल ऊपर, जैसे कि आपका स्कर्दू, स्कर्दू में एयरपोर्ट है। आप डायरेक्ट फ्लाइट से स्कर्दू जा सकते हैं, बेहतरीन जगह है जाने की। एक हफ्ते की छुट्टी लें, जहाज़ पकड़ें और स्कर्दू पहुँच जाएँ, एक हफ्ता वहाँ गुजार के आएँ। खूबसूरत तरीन बेहतरीन इलाका है जहाज़ से जाने के लिए। लेकिन अगर आप गाड़ी से जाने की गलती कर बैठे तो पहुँचने पहुँचने में 3 दिन लगेंगे आपको, या इससे भी ज़्यादा। हवाई जहाज़ से डायरेक्ट पहुँच जाएँ बस। बाई रोड अगर जाएँ आप, चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएँ, तो रात को ठहरेंगे ना थोड़ी देर, कहीं तो ठहरेंगे। तो 3 से 4 दिन से पहुँचने पहुँचने में लग जाएंगे। एक हफ्ते की छुट्टी होगी, 4 दिन जाने में, 4 दिन आने में, तो इस घर तो पहुँच भी नहीं सकेंगे। ठीक है। और रास्ता बहुत ख़राब है, तो बहुत ही रोता हुआ ट्रैवल है, बहुत रोना पड़ेगा आपको। यहाँ से सक्कर तक रोएंगे, सक्कर से इस्लामाबाद तक ओके, इस्लामाबाद के आगे थोड़ी सी आपको मोटरवे बेहतर मिलेगी, फिर रोना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल हमारे पास छोटे छोटे काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेन जो हमारे जो जो एयरपोर्ट्स हैं कराची, इस्लामाबाद और लाहौर है। उसके बाद पेशावर कोयटा भी मेन कह सकते हैं, लेकिन हैं वो छोटे छोटे से। ठीक है। एयर ट्रैवल से मैंने बता रहा था कि कुछ सामान भी एयर ट्रैवल से जाता है, हालांकि बहुत महंगा है। क्यों जाता है? कि कुछ पेरिशेबल आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको जल्दी पहुंचाना होता है, तो इसलिए उनको हवाई जहाज से पहुंचाया जा सकता है, उसकी ट्रैवल कॉस्ट बर्दाश्त की जाती है। तो अच्छा जी, हमारे एयरलाइंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? दुनिया की दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले हमारी एयरलाइन कुछ भी नहीं है। दुनिया में दूर दूर से ऐसे लोग जो कि कतर ना जा रहे हो, ना कतर से उनका कोई ताल्लुक हो, लेकिन वो कतर एयरवेज पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। वो पूरी दुनिया में उसका जहाज़ घूमते हैं। हमारे नहीं घूमते पूरी दुनिया में, कहीं कहीं जाते हैं, बस जहाँ जाते हैं वहाँ भी बैन हो जाते हैं टूटे फूटे जहाज़। क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमा रही कंपनी। क्यों नहीं कमा रही कंपनी प्रॉफिट? हमारे जहाज़ को इतना प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? नंबर वन, हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, तो इंटरनल रूट्स पे लोग जहाज़ इतने इस्तेमाल नहीं कर पाते। पूरा मुल्क जहाज़ों से ट्रैवल नहीं करता। अगर मुल्क में ज़्यादातर लोग हवाई जहाज़ से ट्रैवल करते होते तो हवाई जहाज़ की कंपनियाँ ज़्यादा प्रॉफिट में होती। ठीक है, तो मुल्क गरीब है, इसलिए इंटरनल रूट्स पे तो कंपनी डेवलप हुई नहीं ज़्यादा, और एक्सटर्नल रूट्स पे इसलिए डेवलप नहीं हो सकी कि हमसे कंपटीशन में बहुत बेहतर कंपनीज आ गई, हम इनएफिशिएंट हो गए। जब ये शुरू हुआ था ना दुनिया में एयर ट्रैवल, तो पाकिस्तान सबसे आगे था। एमिरेट्स को पाकिस्तान सिखा रहा था कि भाई ऐसे चलाते हैं जहाज। जो ये सारे सारे जो मशहूर मशहूर हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको पाकिस्तान सिखा रहा था। पाकिस्तान से ट्रेंड लोग जाते थे कि जहाज ऐसे चलाते हैं, सर्विस ऐसे देते हैं। लेकिन फिर हमारे यहाँ इनएफिशिएंसीज इतनी आई कि हम सबसे पीछे रह गए और ये लोग बहुत आगे निकल गए। अब अगर हम उससे मुकाबला करना भी चाहें तो हमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग हमसे बहुत बड़ा फ्लीट रखते हैं, बहुत जहाज हैं इनके पास, बड़े मॉडर्न जहाज हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते फिलहाल, हम जैसा गरीब बेचारा मुल्क। अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में मेजर जो हमारा काम है वो है पानी के जहाज़ों से सामान भेजना। हमारी जो मेन पोर्ट्स हैं, जिन पोर्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे करते हैं पानी के ज़रिए से, पानी के जहाज़ों से सामान भेजने के लिए पूरी दुनिया में और रिसीव करने के लिए भी।
पानी के रास्ते से, पानी के जहाज़ों के रास्ते से सामान भेजने के लिए आपके पानी के जहाज़ का रास्ता बना हुआ होना चाहिए। कैसे बना होना चाहिए? देखिए, पानी का जहाज़ जहाँ एंटर हो रहा है वहाँ पानी ऐसे-ऐसे लहरें बनाएगा तो जहाज़ उलट-पुलट जाएगा। तो जिस जगह आपको जहाज़ को लंगर अंदाज करवाना है, यानी जहाज़ को रुकवा के खड़ा करके उससे सामान उतरवाना है, वहाँ पानी स्टेबल होना चाहिए। तो इसलिए पोर्ट ऐसे बनती है कि पानी की लहरें यहाँ पे तो हों, वो ब्रेक हो जाए, यहाँ पे पानी की लहरें ब्रेक हो जाए, यहाँ स्टिल वाटर हो। ठीक है, स्टिल वाटर तो हो लेकिन बहुत गहरा पानी हो, क्योंकि पानी का जहाज बहुत वजनी होता है। अगर पानी यहाँ कम होगा तो जहाज जमीन से टच हो जाएगा। अगर नाबिया बाजी, अगर जहाज जमीन से टच हो गया तो फिर उसको वापस उठाना बहुत मुश्किल है। उसको वहां से खींच के घसीट के निकालना बहुत मुश्किल, बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए जहाज को पोर्ट पे लाने के लिए, अच्छी पोर्ट बनाने के लिए आपको पोर्ट को लहरों से भी रोकना होता है और साथ में उसमें पानी भी काफी रखना होता है। और सारा साल यहाँ पे पानी के साथ मिट्टी आती रहती है, तो इसमें से मिट्टी बार बार निकालनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी अगर आ जाएगी तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, नीचे से मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, फिर जहाज नीचे टच हो जाएगा। तो बड़े बड़े जहाज आपके अंदर तब आएंगे आपकी पोर्ट के ऊपर जब आपकी पोर्ट अच्छी डिजाइंड होगी। फिर पोर्ट पे बहुत हैवी हैवी कंटेनर्स होते हैं। जो जहाज आता है, पानी का जहाज अपने ऊपर बहुत हैवी हैवी कंटेनर्स लेके आता है, उनको कौन उतारेगा? मजदूर नहीं। पोर्ट पे ऑटोमेटिक क्रेन सिस्टम्स लगे हुए हों, जो पूरा का पूरा सिस्टम जहाज के ऊपर आ जाए हवाई हवा में, और वहां से वो क्रेन्स के जरिए से खटाखट सामान उतारे और ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पहुंचा दे। ठीक है, तो बड़े जबरदस्त टर्मिनल्स बनाए जाते हैं जहां पे कि सामान उतारने का इंतजाम हो। जितनी देर लगेगी जहाज पे सामान उतारने में, जहाज को तो बहुत जल्दी जल्दी निकलना है, यहाँ सामान उतारना है, फिर यहाँ सामान उतारना है, फिर यहाँ सामान उतारना है। आपके यहाँ 4 कंटेनर उतारने में 10 दिन लग जाते हैं, उनके यहाँ 4 कंटेनर 1 घंटे में उतर जाते हैं। तो वो प्रेफर करते हैं भाई यहीं उतार दो, इनके पास नहीं जा रहे यार, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, हमारी सैलरीज जा रही है स्टाफ की, हमारा सब कुछ खर्च हो रहा है। तो इसलिए जहाज को पोर्ट पे लगा के रखना नहीं चाहते जहाज वाले, जहाज की कंपनीज होती हैं बहुत सारे, अलग अलग आज़ाद कंपनीज होती हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में सामान एक मुल्क से उठा के दूसरे मुल्क में छोड़ती हैं। तो हमारे पास जो पोर्ट्स डेवलप अब तक हम कर सके, तो एक कराची पोर्ट है, वो नेचुरली उसका शेप ही ऐसा है, तो इसलिए हमने उसको ऐसा और डेवलप कर लिया, तो हमें आसानी हो गई कराची पोर्ट से। वो कराची के करीब एक और इलाका है जहाँ पे कि हमने जो है वो अपनी पोर्ट बनाई है, उसको कहते हैं पोर्ट कासिम। ये कराची के करीब ही है। तो इससे क्या हुआ कि कराची पोर्ट का लोड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कुछ चीज़ें हम यहीं मंगवाते हैं, कुछ चीज़ें हम यहाँ मंगवाते हैं। कुछ सामान होता है कंटेनर में आता है, कुछ सामान होता है बल्क में आता है। बल्क का मतलब समझते हैं? बल्क का मतलब है कि वो कंटेनर में पैक नहीं आया, जैसे कोयला आया, ढेर लगा के आ गया, कोयले का एक ढेर है जहाज के ऊपर, अब उसको उतारने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट चाहिए होगी, वो अलग सक्शन, बड़े बड़े पाइप्स होंगे, वो खींचते जाएंगे, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे। या सोयाबीन मंगा लिया आपने, सोयाबीन के बीज आ गए पूरे पूरे जहाज पे लोड होके, तो वो कंटेनर में नहीं है, तो इसलिए हमने ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर ली हैं। इस टाइप का सामान आएगा पोर्ट कासिम भेज देंगे, इस टाइप का सामान आएगा हम कराची पोर्ट मंगा लेंगे। एक तीसरी पोर्ट भी हमने डेवलप की है बहुत दूर बलूचिस्तान में, ताकि बलूचिस्तान भी डेवलप हो सके, और सी पैक का एक स्ट्रेट रास्ता बलूचिस्तान तक आ रहा है, वो भी इजीली एक्सेस हो सके, वो है आपकी गवादर। तो गवादर पोर्ट भी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी तक पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुई है, लेकिन अगर ये डेवलप हो जाती है तो पोर्ट से रिलेटेड क्या क्या मैंने चीज़ें बताई, पानी की गहराई, उसकी लहरों का तोड़ना, और यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, और सबसे बड़ी बात कि पोर्ट तक सड़कों का बना होना। सामान बेचने के लिए भी पोर्ट तक आने के लिए अच्छी सड़क चाहिए, सामान अंदर ले जाने के लिए भी आपको पोर्ट से अच्छी सड़क अपने अंदर के शहरों तक चाहिए। अगर वो सड़क नहीं होगी तो आप पोर्ट पे तो मंगा लेंगे, सामान वहीं पड़ा रह जाएगा। तो पाकिस्तान में इसके अलावा जो हम अगली बात करेंगे पोर्ट के हवाले से, वो ये भी एक मसला है हमारी पोर्ट का कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड्स अच्छी नहीं है, उसके ऊपर अच्छी इक्विपमेंट नहीं है, पानी गहरा नहीं है, ड्रेजर्स वक्त पे नहीं चलाते, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छा नहीं है। अभी भी हम बहुत सारे ओल्ड मेथड्स यूज़ करते हैं अपनी पोर्ट पे मैनेज करने के लिए। ठीक है, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं, खासतौर पे गवादर में थोड़े सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा तो क्या फ़ायदे होंगे, अब इसमें दोबारा मज़ीद जाने की ज़रूरत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। आखिरी बात इस टॉपिक की है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? दूर से मवासलाती राब्ता रखना। अब दूर से राब्ता रखने के कई तरीके हैं, क्या क्या हैं? फ़ोन,
लैंडलाइन जिसको हम कहते हैं, और फ़ोन, मोबाइल नेटवर्क्स, और राब्ता रखने के और क्या क्या तरीके हैं हमारे पास? टेलीविज़न से खबर मौसूल हो सकती है, और पोस्ट। तो सबसे पहले तो ये जो मवासलाती निज़ाम है जितना अच्छा होगा, अगर आप 1 मिनट में बता सकते हैं क्या तुम्हें ये सामान चाहिए, हाँ मेरे पास अवेलेबल है, भेज रहा हूँ, जितना क्विकली आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक और चीज़ हमने मिस कर दी, इंटरनेट। ये इसी से कनेक्ट हो गया अब तो। जितनी जल्दी आप सामान पहुंचा सकते हैं, जितनी जल्दी आप एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, सॉरी, जितनी जल्दी आप एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं उतनी ही जल्दी आप सामान भी भिजवा सकेंगे, अपनी डील क्लोज कर सकेंगे, आप तजारत बेहतर कर सकेंगे। तो पहली बात तो ये कि ट्रेड के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप ये जानना बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि मैं सबसे अच्छा धागा बेचता हूँ, आप इंटरनेट के थ्रू बताएंगे, आप फ़ोन कर करके लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, तो आपके पास जितना अच्छा रूट ऑफ कम्युनिकेशन होंगे उतनी ही अच्छी आपकी ट्रेड होगी। दूसरा, एजुकेशन। एजुकेशन का कम्युनिकेशन से क्या ताल्लुक है? जितना अच्छा इंटरनेट होगा, दूर दराज के इलाकों में भी लोग अच्छी अच्छी क्लासेस ले लेंगे कि भाई अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। तो एजुकेशन, खासतौर पर डिस्टेंस लर्निंग जो है वो टेलीकम्युनिकेशन पे हैवीली डिपेंडेंट है। और अब तो बहुत बेहतरीन टूल्स आ गए डिस्टेंस लर्निंग के, जिनको यूज़ करते हुए आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज दे सकते हैं घर बैठे। ठीक है। फिर मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट्स बनाएंगे आप, टीवी पे इश्तिहार चलाएंगे, दूसरे दुनिया के टीवी से भी इश्तिहार चलवाएंगे, तो टेलीकम्युनिकेशन वहाँ भी बहुत ज़रूरी है। फिर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, भाई मैं अपने मैनेजर से राब्ते में रहूँ, मेरे पूरे मुल्क में फैक्ट्रीज मौजूद हैं, उनसे राब्ते में रहूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से राब्ते में रहूँ। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी ये मोड्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन ज़रूरी है। पाकिस्तान में अब इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है वो मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट पे ही है। आप बताइए, पोस्ट का तो काम कम ही हो गया अब, है ना, टेलीविज़न भी लोग कम ही देखते हैं, लैंडलाइन भी अक्सर लोग अपने घर से अब निकलवा रहे हैं, क्योंकि अब ये जो मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट है उसने सारे टेलीकम्युनिकेशन दूसरे जो तरीके हैं उनको ओवरकम कर लिया है। इसके बावजूद अभी भी पाकिस्तान में, चूँकि इलिटरेट लोग बहुत हैं, बहुत से लोगों को मोबाइल का एक्सेस नहीं है, टावर ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से, तो वो अभी भी यूज़ करते हैं पोस्ट को भी। पाकिस्तान पोस्ट के नाम से एक इदारा है, जो गवर्नमेंट का इदारा है, जो पूरे मुल्क में लेटर्स और पार्सल्स पहुंचाता है। तो पार्सल तो ज़ाहिर इंटरनेट से नहीं पहुंचा सकेंगे ना, तो उसके लिए तो आपको ये कम्युनिकेशन की सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी, पोस्ट। कुछ प्राइवेट पोस्ट के इदारे भी हैं, कोई नाम पता है आपको? जैसे TCS का नाम सुना है आपने? TCS एक इदारा है, वो भी प्राइवेट पोस्ट करता है, लेटर्स भी पहुंचाता है, पार्सल्स भी पहुंचाता है। लेटर्स मतलब मुझे किसी के पास कोई लेटर भेजना है, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ लेपर्ड्स, अच्छा आप लेपर्ड्स कहेंगे, हाँ लेपर्ड्स भी है, और भी मज़ीद कुछ इंटरनेशनल इंटरनेशनल भी कुछ ये टेली कम्युनिकेशन के इदारे हैं हमारे पास, जैसे कि फेडेक्स है या DHL है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं इनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? नंबर वन, अगेन हमें गरीब मुल्क हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, यूज़र भी कम है बाकी मुल्कों के मुकाबले में। तो हमारे यहाँ मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट के अच्छे से अच्छा बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हमें बाहर से मंगानी होती है। बाहर की कंपनी को बोलते हैं कि आप आके हमारे मुल्क में मोबाइल टावर लगाएं, अच्छे वो खोलें, तो वही कहते हैं कि जब हम आपके मुल्क में अच्छी मोबाइल ऑपरेटिंग सर्विसेज खोलेंगे तो वो खरीदेगा कौन? अगर आपसे मैं कहूँ 5G लगा दो मेरे मुल्क में, 5G कौन इस्तेमाल करेगा? क्या उसकी कोई प्राइस पे कर सकेगा? क्योंकि मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है, तो बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। जो आई हुई थी उनमें से भी एक दो छोड़ के चली गई वापस। टेलीनॉर जा चुकी है, वारिद जा चुकी है, ठीक है। अभी जायज़ और यूफोन और जोंग में आपस में चल रहा है मुकाबला। तो इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ पाती। हमारे यहाँ जो कवरेज है वो पूरी नहीं है, बहुत सी जगहों पे अभी भी टावर्स नहीं लगे हुए, वहाँ पे मोबाइल नहीं पहुँच रहा, इंटरनेट नहीं पहुँच रहा। ये मसाइल बता रहा हूँ मैं, हमारे क्या मसाइल हैं। तो इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज है, कवरेज नहीं है, ख़ास तौर पे दूर दराज इलाके, बलूचिस्तान के अक्सर एरियाज मोबाइल नेटवर्क से महरूम हैं बेचारे, नेटवर्क ही नहीं है वहाँ पे, सिग्नल ही नहीं आते क्योंकि टावर ही नहीं खड़ेगा। उसकी एक वजह पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, कोई टावर लगाने जाए भी तो प्रॉब्लम होता है। दूसरा, वहाँ पॉपुलेशन ही कम है,
पॉपुलेशन कम है बलूचिस्तान में, इसकी वजह से इंटरेस्टेड नहीं है लोग कि एक टावर लगाओ 200 लोगों के लिए। भाई 2 लाख लोगों के लिए एक टावर लगे तो फायदा भी है। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि पुअर है एरिया, तो वहाँ भी टावर लगाने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से और परचेजिंग पावर कम होने की वजह से भी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का मेयार बहुत कम है। तो यहाँ तक हम अपनी बात मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसकी बुनियादी जो एलिमेंट है वो देखना है कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स का, बाजी, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स का क्या फ़ायदा है और पाकिस्तान में वो किस हाल में है। अगर ये दो एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए कि रोड नेटवर्क का क्या फ़ायदा है और पाकिस्तान में किस हाल में, ट्रेन नेटवर्क का क्या फ़ायदा है पाकिस्तान में किस हाल में, ट्रेन रोड से हमेशा बेहतर होगी लेकिन अगर चले, एयर रूट्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्यों पाकिस्तान पीछे है, और पानी के वेज जो वाटर वेज हैं समंदर के रास्ते से पोर्ट्स वगैरह, उसमें पाकिस्तान का क्या सिचुएशन है और उसमें क्यों पाकिस्तान पीछे है टेक्नोलॉजिकली या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अगर ये हालात पता चल जाएँ आपको तो आपका चैप्टर कवर हो गया। उम्मीद है इस डिस्कशन में हमने कवर कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।